प्रिय प्रेक्षक नमस्कार। आज हमारे साथ है नागपुर जिला परिषद से शिक्षण और अर्थ समिति के सभापति श्री मुकेश शोभाराम सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी नागपुर जिले के उपाध्यक्ष श्री चौहान सर का हम हमारे नेशनल पॉलिटिक्स ऑनलाइन सोशल मीडिया में हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं और सर से हम विनती करते हैं कि अपना शॉर्ट में सर परिचय हमारी जनता को। नमस्कार, मैं मुकेश चौहान जिले का उपाध्यक्ष हूँ और जिला परिषद में सभापति हूँ। शिक्षण व अर्थ यह दो खातों का कारोबार मेरे तरफ है। सर, आपने अपने राजकीय जीवन की शुरुआत सर कब और कहाँ से? मेरे राजकीय जीवन की शुरुआत जब मैं कॉलेज में था तभी से राजकीय जीवन की शुरुआत होगी। करीब 87-88 में मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था। वहाँ पे कुछ बच्चों पे अन्याय होता था तो उनके विरुद्ध लड़ना और उनके लिए लड़ना, रैगिंग के अपोज में लड़ना, यहाँ से मेरी राजकीय जीवन की शुरुआत हुई थी। सर, आपके जीवन में आपके आदर्श व्यक्ति तथा आपके राजकीय गुरु कौन है? मेरे राजकीय व्यक्ति और राजकीय गुरु और सब कुछ जो है मेरे राजकारण में वो तो नितिन जी गडकरी है। उन्हें मैं अपना आदर्श मानता हूँ और उनके पथ कदमों पे चलने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह से वो लोगों की मदद करते हैं और सबको सहायता करते हैं, उन्हीं के वो मैं अपना राजकीय गुरु मानता हूँ। सर, आपने आपके क्षेत्र में आपने अभी तक जो किए हैं सामाजिक और राजकीय जो काम किए हैं सर, उनका सर आप हमारी जनता को शॉर्ट में थोड़ा विवरण दें। मेरे राजकीय जीवन की शुरुआत जो हुई स्कूल के कॉलेज के लाइफ से हुई, उसके बाद जो शुरुआत हुई सामाजिक क्षेत्र से हुई। गांव में रहना था, शहर में पढ़ना था, लेकिन फिर भी जो हमारा ग्रुप था गांव का, मेरे जो मित्र परिवार थे, वहाँ से एक मंदिर बनाने की शुरुआत से हमारी सामाजिक शुरुआत हुई। मंदिर के लिए बनाना है, मंदिर टूटा था, गिरा हुआ था, कई दिनों से पड़ा था, उसमें आजू बाजू के जानवर जाके खराब करना, इस तरह की परिस्थिति थी और गांव का प्रमुख मंदिर था। फिर भी उसकी ऐसी दुर्दशा है कि देखकर हम सब मित्रों ने एक निर्णय किया कि इस मंदिर का नवीनीकरण हमको करना है और इसे बड़ा करना है, तो कैसे भी हो बांधना है। तब हमारी परिस्थिति नहीं थी, ना पैसे की कमाई थी ना कुछ थी, फिर भी हमने सोचा कि यह हमको बनाना है। हमने चालू किया, वर्गनी करना चालू किया और सबसे मांगने जाते थे, घर घर जाके जो भी पैसे देते थे 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये ऐसे जमा करके हमने कोशिश किया, लेकिन हमें उतनी सफलता नहीं मिल पाई क्योंकि आखिर में गांव में गरीब परिस्थिति रहती है। इस मुकाबले में यह संभव नहीं हुआ, लेकिन उतने में यह आनंद की बात कि मैं इंजीनियर हो गया, मैं एक नौकरी में चला गया, तो वहाँ से मेरी भी कुछ कमाई होने लगी। मैंने निर्णय लिया कि यह मंदिर अपने को बनाना है, तो स्वयं के प्रेरणा से, लोगों की प्रेरणा से वो मंदिर को बनाना शुरू किया और माता की कृपा की इतना बड़ा मंदिर बन गया कि बहुत अच्छे तरीके से आज वहाँ लोग दर्शन देने जाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि यह हमारी सामाजिक और राजकीय जीवन की शुरुआत है। सर, जिला परिषद से जो लोगों के लिए आपने योजनाएं बनाई है उस बारे में बताइए। जिला परिषद में तो अनेक योजनाएं हमारे यहाँ रहती है। हमारे यहाँ किसानों के लिए योजनाएं रहती है, पाइप देना, उनके लिए कुआं मंजूर करना, तो ताड़पत्री देना, किसी को मोटर पंप देना। तो यह योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा पूरे नागपुर जिले में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ के सर्कल के किसानों को मिलना चाहिए। तो सभी को मैंने वो योजना देने का प्रयत्न किया और बहुत सारे लोगों को उसको लाभ दिया मैंने। उसके बाद विद्यार्थी है, जो बच्चों को, जो स्कूल में बच्चे जाते हैं, उनको पढ़ाई करने के लिए जाते थे, बाहर गांव जाना है, उनके पास साइकिल नहीं रहती थी, उनको साइकिल ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल में अपने क्षेत्र में देने की कोशिश किया। मुझे यह संधि उपलब्ध हुई कि मैं सभापति बना, चेयरमैन बना एजुकेशन एंड फाइनेंस का, तो मैं भी अपने क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने के लिए इच्छुक रहा और कहीं नहीं हुआ, आज तक के इतिहास में नहीं हुआ, इतने बड़े प्रमाण में मैंने साइकिल का वितरण उस तालुके के लिए और मेरे क्षेत्र के लिए किया। इसमें मुझे बड़ा आनंद है। और जैसे कि SC, ST, आदिवासी और दलितों के लिए जो योजनाएं रहती है, अनेक सारी बहुत सारी योजनाएं रहती है, लेकिन दलित लोग और आदिवासी लोग वहाँ तक के पहुँच नहीं पाते। वह योजना मैंने मेरे सर्कल में लागू किया। जब मैं फर्स्ट टाइम 2002 में चुनाव में खड़ा हुआ, यहाँ पे राजकीय जीवन की शुरुआत यहाँ हुई, लेकिन मुझे चांस मिला। मुझे कोई पार्टी में मैं नहीं था, लेकिन गडकरी साहब के पास गया, अपना उनको भावना बोल के दिखाई और उन्होंने मुझे
टिकट देकर यह सम्मान दिलाया। 2002 में कुछ भी अनुभव नहीं था, गांव से संपर्क मेरे गांव पुरते था, आजू बाजू के गांव में नहीं था, लेकिन पिताजी के सामने का पूरा राजकीय दृष्टिकोण और यह मुझे उसका लाभ मिला और मैं ऐसे जगह पहुंच गया कि वहाँ से चुन के आ गया मेरे सारे दोस्त भाई और मेरे पिताजी के आशीर्वाद से। यह मेरे लिए बड़े आनंद की बात थी, लेकिन वह अनुभव पाने के लिए मुझे थोड़ा समय लगा। उस अनुभव में पढ़ते पढ़ते मैं लोगों के लिए कार्य करने लगा। तब हमारी सत्ता नहीं थी, ना जिला परिषद में सत्ता थी, ना महाराष्ट्र में थी, ना सेंट्रल में थी। फिर भी अनेक आंदोलन के माध्यम से हम आगे बढ़े। लोगों के लिए आंदोलन करना, किसानों के लिए आंदोलन करना। एक हमारे यहाँ पे एक डैम था बाजू में, वो डैम के लिए बहुत परिस्थिति खराब थी। हमारा क्षेत्र पूरा किसानों का क्षेत्र है और बहुत अच्छी किसानी वहाँ पे होती थी, संतरे की बागायत थी, लेकिन पानी निकालने की वजह से वहाँ पे पानी उपलब्ध नहीं। सबसे बड़ा प्रश्न हमारे लिए पानी का था। हमारे क्षेत्र में पानी कहीं उपलब्ध नहीं था। वो पानी की उपलब्धता हो। अपने गांव के बाजू में एक डैम है, वो डैम बड़ा बनना चाहिए, वहाँ पे वर्धा डाइवर्शन होकर उस पर डैम में पानी आना चाहिए और वहाँ से नहर के माध्यम से सिंचाई होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से हमने बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए। माननीय गडकरी साहब ने भी उसमें हमें बहुत ये दिया, लेकिन जिस हद तक के हमको जाना पहुँचना था, क्योंकि विधायक का वहाँ पे हमें समर्थन नहीं था, खासदार हमारे थे नहीं, इस कारण हम वो लेवल पे पहुँच नहीं पाए। लेकिन फिर भी एक खासदार हमारा दूसरे बार चुन के आने के बाद एक डैम में हम सफल हुए। पिपलगांव वखाजी नाम का डैम है, बहुत बड़ा डैम हमने बनाया। लेकिन जहाँ मेरी इच्छा थी मेरे गांव के नज़दीक का, वो हम आज भी नहीं बना पाए। इसका मुझे दुख है। आज भी हम गडकरी साहब के और इसके सबके संपर्क में हैं, अभी भी उसके बारे में बातचीत चालू है। हो सकता है मेरा वो स्वप्न साकार हो जाए और मेरा पूरा एरिया इरिगेशन हो जाए। यह मेरी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है। आज वहाँ पे 1000 फुट 1200 फुट जमीन से पानी निकालने के लिए खर्चा करना पड़ता। यह देख के छोटे किसानों की इतनी यह नहीं होती है हालत कि वह 1000 फुट का बोर कर सके और वहाँ से पानी निकाल के सिंचाई कर सके। इसलिए हमारे किसानों के लिए यह एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि वहाँ पे वो डैम बने और उसके माध्यम से किसानों को पानी मिले। सर, राजनीति में महिलाओं का सहभागी होना, इस पर आपके क्या विचार है? बिल्कुल, राजनीति में जब तक के महिलाएं आगे नहीं आएंगी तब तक के राजनीति असंभव है। हम जब 2002 में थे तब इस प्रमाण में इतने प्रमाण में महिलाएं नहीं थी, लेकिन हम जब देख रहे हैं, जब से रिजर्वेशन का ये मुद्दा आया तो महिलाओं को रिजर्वेशन हुआ तो महिलाएं आगे आने लगी। और वह महिलाएं आगे आने के बाद हमें भी वो दिक्कत पुरुषों को उतनी नहीं होती है कि जहां हम घर तक के नहीं जा सकते, उनके चूल्हे तक के नहीं जा सकते। लेकिन महिलाएं हम अगर हमारे इसमें रहे, हमारे पक्ष में रहे, हमारे पद पे रहे, तो वो महिलाओं के माध्यम से बहुत अच्छा प्रचार हम भी कर सकते और उनकी भी आवश्यकता आज है। आज 50% महिलाएं इस देश में है, उनका हक है 50% में, लेकिन 33% मिला, उसमें भी बहुत सारी महिलाओं की सहभागिता इस राजकारण में हुई। यह बहुत अच्छी बात है, आगे के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। सर, युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के लिए तो बहुत कुछ है। युवा इस देश का कणा है। युवा बगैर युवा के तो राजकारण नाम से कुछ भी अपन कर नहीं सकते। युवाओं के बिना राजकारण ही असंभव है, ये भाषा ही असंभव है। क्योंकि मैं एक युवा बन के ही राजकारण में आया और युवा रहते हुए मैं राजकारण में मेरा पदार्पण हुआ, यह मेरे लिए अभिमान की बात है। और मेरे सामने में युवा का वह चित्र खड़ा होता है कि मैं उस जीवन में उस वक्त जो युवा था वह युवा आज मेरे लिए साथ में रखे। लेकिन वह युवा को सिर्फ राजनीति में अपने पीछे घूमने के लिए नहीं, तो उसे कुछ कार्य भी मिलना चाहिए, उसका भी कार्य होना चाहिए और सामाजिक कार्य भी उसके हाथ से होना चाहिए। ऐसा ही युवा की जरूरत है कि सिर्फ उसको युवा को घुमाना, खाने पीने के लिए पैसे दे देना और रात को दारू पिलाना, यह राजकारण युवा के माध्यम से मुझे करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने देखा, आज तक के करीब से देखा है कि हमारे यहाँ इसके पहले मिनिस्टर थे, विधायक रहे, युवाओं को बरगड़ा के अपने साथ रखना, उसको बुलाना, उसको दारू के लिए पैसे देना, उसको खाने के लिए पैसे देना और युवाओं को अपने पीछे भटकाना, लेकिन उसको उद्योग के लिए उसको कहीं लगाया नहीं, उसको नौकरी पे कहीं लगाया नहीं। यह दुख की बात है। इस प्रकार से अगर युवाओं का दुरुपयोग होता है तो वह बहुत गलत बात है। मेरे माध्यम से युवाओं का उपयोग ऐसे दृष्टिकोण से होना चाहिए कि राजनीति से तो आज कौन नहीं जुड़ना चाहता, हर एक को जरूरत होती है राजनीति की और उसके माध्यम से हर कोई आज कोई भी काम करने जाऊंगी, चाहे पुलिस स्टेशन हो, तहसील हो, कृषि हो, चाहे कहीं पे भी हो, इन कामों के लिए किसी न किसी राजकीय पक्ष के अपने को संपर्क में रहना जरूरी होता है। यह जरूरी होते हुए ऐसे आदमी के संपर्क में युवाओं ने आना चाहिए कि जो उसके साथ धोखा न करे और वो उसके साथ हमेशा
खड़ा रहे, ऐसे नेता के पीछे युवाओं ने खड़ा रहना चाहिए और नेता को भी उसी के बारे में, युवाओं के बारे में यही सोचना चाहिए कि इस लड़के का कैसा भला होगा, या नौकरी पे कैसा है, या उद्योग पे कैसा कर सकेगा। वही एक सच्चा नेता है जो युवाओं के लिए ऐसा सोच रखेगा, वही सच्चा नेता बन सकता है। और बगैर युवा के कोई भी राजकारण किसी भी प्रकार से यह नहीं हो सकता, यह असंभव है, ऐसा मुझे लगता है। युवा ही है नेता को चुन के ला सकता है, उसको हरा सकता है। शाला शिक्षण और स्वच्छता के बारे में सर आपके क्या विचार है? बहुत अच्छी बात आपने की। शालेय के बारे में मैं तो शिक्षा का यहाँ पे चेयरमैन हूँ और मुझे पहले से ही शिक्षा में रुचि है। मेरी भी पढ़ाई उस जिला परिषद के स्कूल में हुई, वहाँ स्कूल से पढ़ के मैं हुआ और आज मुझे सौभाग्य मिला कि मैं आज जिला परिषद का सभापति उसी विभाग का बना। और उन स्कूलों को मेरे को देखना है, उन स्कूलों की हालत देखना है। बड़ा दुख के साथ कहना चाहता कि दयनीय अवस्था इन शिक्षा क्षेत्र में है, यानी मैं रहने के बाद भी, लेकिन हमने उसमें बहुत अच्छे तरीके से सुधार लाने की कोशिश आज तक के किया। और इन स्कूलों को डिजिटल करना, इन स्कूलों में बच्चों को अंग्रेजी की पढ़ाई मिलना, सबसे पहला निर्णय मैंने सभापति बनने के बाद यह पहला निर्णय लिया कि इन सारी जिला परिषद के स्कूलों को अगर आगे लाना है तो इसमें इंग्लिश मीडियम के कॉन्वेंट का एजुकेशन होना चाहिए। वह होने के लिए अब इंग्लिश की तो हम परमिशन दे नहीं सकते, लेकिन इसको सेमी अंग्रेजी करना, यह पहला निर्णय करके जितनी भी स्कूलें मेरे जिले में थी उसको सेमी इंग्लिश करने का मैंने निर्णय लिया। और उसका फायदा ऐसा हुआ कि हमारे इसकी संख्या बढ़ी। उसके बाद में हमारे पास सोर्सेस नहीं थे, ना हमारी सत्ता थी, ना कुछ था पहले, लेकिन उसके बाद सत्ता मिलने के बाद हमको सभी तरह से सहकार्य मिला। हमारे यहाँ से डीपीडी से हमको फंड मिलना लगा, तो उसमें हमारे स्कूलों की परिस्थिति हमने सुधारने की कोशिश की। बहुत सारी स्कूल बिल्डिंग्स बनाई, बहुत सारे स्कूलों को कंपाउंड नहीं थे, बहुत खस्ता हालत थी, वो कंपाउंड वॉल बनाना चालू किया। डिजिटल बनाने के लिए हमारे पास पैसा उपलब्ध नहीं था, लेकिन अनेक माध्यम से मैं सभापति बनने के बाद पहला निर्णय मैंने स्कूलों के डिजिटल के लिए पैसा रखा और यह डिजिटल करके उन बच्चों को, गांव के बच्चों को शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए डिजिटलाइजेशन में पहला कदम रखा। इतना ही नहीं, तो इन स्कूलों को सिर्फ सरकारी योजनाओं से फायदा नहीं हो सकता, तो यह ग्रामीण लोगों में उत्साह रहना चाहिए। जब तक कि गांव के लोगों को लगेगा नहीं कि मेरी स्कूल है, मेरे गांव की स्कूल है और यहाँ मेरा बच्चा गांव का पढ़ता है, तब तक कि वो स्कूल का भला नहीं हो सकता। इससे मैंने सभी गांव में मुख्याध्यापकों को निर्देश देकर मैक्सिमम लोगों को लोक वर्गणी के फंड से डिजिटलाइजेशन करने का निर्णय लिया। इसका फायदा ये हुआ कि अनेक गाँवों में विदाउट सरकारी योजना की बहुत सारी स्कूलें मेरी डिजिटल हो गई और आज उन स्कूलों को फिर हमने सम्मान करना चालू कर दिया। इससे और गांव के लोगों में उत्साह बढ़ गया, तो वहाँ के लोग वो वर्गणी को जमा करने लगे। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि एक आधे बार गांव में मंदिर नहीं बना तो चलेगा, लेकिन यह स्कूल गांव में एक मंदिर है, उस मंदिर के लिए पैसे जमा करो। आज घर में गांव में बहुत बड़े उत्सव होते हैं, गणेशोत्सव होते हैं, दुर्गा होता है, दिवाली होती है, लक्ष्मी जी बैठती है, उसके लिए तुम सबके लिए पैसे देते हो, तो यह स्कूल के लिए पैसा क्यों नहीं देना चाहिए? मुख्याध्यापकों को मैंने यही बताया कि इनके तुम इस तरह से पैसा मांगो। आज गांव में एक आधा तमाशा हो ना तो 1000-1000 रुपये की वर्गणी दे देंगे, ये स्कूल के लिए मांगने जाएंगे तो कोई देगा नहीं। तो इस प्रकार से हमने प्रोत्साहित किया कि अपना जन्मदिन मनाना है तो यहाँ पे तो अपने पिताजी की 13वीं में खाना नहीं खिलाया और इन स्कूलों को दिया तो ये स्कूल अच्छी बन जाएंगी। इस माध्यम से हमने लोगों को प्रोत्साहन देने की कोशिश किया, उस माध्यम से अनेक स्कूलें डिजिटल हो गई। इसमें हमें बहुत आनंद है कि आज बहुत सारी स्कूलें डिजिटल हो गई और मैंने खुद जिला परिषद के फंड से, कभी इतना फंड शिक्षा विभाग को मिलता नहीं था। यह शिक्षा विभाग का सभापति बनने के लिए बहुत सारे लोग आनाकानी करते थे कि क्या रखा है शिक्षण सभापति, लेकिन मुझे अभिमान है कि शिक्षण सभापति बनने के बाद मुझे गांव के गरीब बच्चे जहां पढ़ते हैं, बीपीएल और काश्तकार और कामगार के, उन बच्चों के स्कूलों के लिए कुछ करने का अवसर मिला। यह अभिमान मुझे है और यहाँ अनेक माध्यम से, बजट के माध्यम से हो, डीपीटीसी के माध्यम से हो, हमें स्कूल का विस्तार करने का मौका मिला। यह हमारे लिए आनंद की बात है। और पालक मंत्री जी हमारे भवन साहब, उन्होंने भी हमारे 10 करोड़ रुपए डिजिटलाइजेशन के लिए दिए। उसके माध्यम से अभी हमारी 4 लाख पर स्कूल को हम देने वाले हैं। उसके माध्यम से हमारी 250 स्कूलें, 4 लाख का इंस्ट्रूमेंट वहाँ जाएगा तो वो डिजिटल बन जाएंगी। जब ये डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, तुम्हारी पढ़ाई अच्छी होगी, शिक्षक अच्छे रहेंगे, तो नेचुरल है तुम्हारे यहाँ स्कूल में बच्चे आएंगे। लेकिन मेरी भी विनंती है कि शिक्षण, एजुकेशन, अंग्रेजी और मराठी, इसमें कोई फर्क नहीं रहता।
पढ़ाने वाला अच्छा रहा और सारी सुविधाएं उपलब्ध अच्छी रही तो मराठी शिक्षण भी कहीं पीछे नहीं है। हम खुद मराठी शिक्षण में पढ़े हुए हैं, इसीलिए जिला परिषद की स्कूल है, जो गरीब लोग तबका का लोग है जो अपने बच्चों को कॉन्वेंट में नहीं पढ़ा सकते, उनके लिए इन स्कूलों का विकास करना बहुत जरूरी है और यह मैं अपने स्तर पर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, आप ग्रामीण परिक्षेत्र से चुन के आते हैं सर, तो सर अभी बढ़ती किसान आत्महत्या के बारे में सर आप क्या बोलना चाहोगे? क्या किसान आत्महत्या या बहुत गंभीर विषय, आज तक के बहुत सारी सरकारें आई, लेकिन ये किसान पर जो निर्णय होना चाहिए वह निर्णय होने में अभी तक की सरकारें असफल रही। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से इस सेंट्रल में बैठी है और स्टेट में बैठी है, तब से अनेक निर्णय किसानों के बाजू में हो रहा है, इसमें हमें आनंद है। और जो आज अभी जो घोषणा हुई ये MSP दरवार जो हर एक चीज को दिया वो बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार की योजनाएं नहीं होगी। किसान को तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, उसे 2-3 चीजों की तुम उपलब्ध कर दो तो वह तुम्हारे नौकरी नहीं मांगेगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं आएगा। एक उसे उसके गांव खेत में जाने वाला रास्ता चाहिए, कानून रास्ता उसको बना दो, उसे बिजली उपलब्ध प्रमाण में उपलब्ध करा दो और एक उसके लिए पानी की व्यवस्था करा दो। यह 3 चीजें और उसके जो खेती में पैदा होता है उसके लिए भाव दे दो। यह 4 चीजें उपलब्ध हो गई, वो तुम्हारे पास नौकरी के लिए आएगा नहीं, वह अपनी ही खेती अच्छे से करेगा। और आजकल युवा लोग खेत में जाने को देखते नहीं, क्योंकि उसके खेत में जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। आजकल युवा बगैर बाइक के कहाँ जाते? जब उसके खेत में रास्ता हो जाएगा तो बिल्कुल बाइक से खेत में जाएगा, पानी मिलेगा, उसको बिजली रहेगी, खेती करेगा। कहीं भी एक भी खेती वाला काश्तकार कहीं पीछे नहीं रहता। और ऐसी योजना मोदी जी ने लाया है आज कि बीमा के क्षेत्र में खेती में ये किया है कि अगर फसल को नुकसान भी होता है, नुकसान भरपाई हुई तो नक्की उसका तुमको बीमा के माध्यम से मिल जाएगा। और यह 3-4 की उपलब्धता रही तो उसे कोई नौकरी की जरूरत नहीं, वह अपने आप में उद्योग खड़ा कर लेगा और खेती को उद्योग समझ के करेगा। और यह आत्महत्या होने का कारण ही यह है कि आज तक के इस प्रकार पे ख्याल ही नहीं दिया। मैं मेरे क्षेत्र की बात बताता, गांव में खेत में जाने के लिए रास्ता नहीं था, पानन रास्ते में पैसा कहां से मांगना यह किसानों को मालूम नहीं, यह परिस्थिति थी। बीजेपी की सरकार आने के बाद उसमें यह तो हुई कि आजकल यह नियम भी आज तक की किसी कांग्रेस की सरकार ने नहीं बनाया कि पानन रास्ता को फंड उपलब्ध किया जा सकता है। हमारे यहाँ हमारे पालक मंत्री साहब ने उसकी ये किया और पानन रास्ते को और हमारे गवर्नमेंट ने वो नियम बनाया, GR बनाया कि उसको कोई भी फंड से, खासदार निधि रहो, आमदार निधि रहो, जिला परिषद सदस्य का निधि रहो, तुम्हारा शेष फंड रहो, DPDC रहो, कि कोई भी निधि रहे, सेंट्रल स्टेट, उसको 14 रहो, ग्राम पंचायत लेवल रहो, आप उसको पैसा उपलब्ध कर दे सकते और वो रास्ता बना सकते। इतना बड़ा निर्णय आज तक की शासन ने क्यों नहीं लिया? आज तक के किसानों को लाइन नहीं मिलती थी, 2-2 साल 3-3 साल वेट करना पड़ता था, लेकिन आज वो परिस्थिति नहीं है। आज DP अच्छी हो गई, किसान 2 घंटा अगर बिजली 2 घंटा खेत में अगर मोटर चलाता था तो उसकी बिजली उड़ जाती थी, DP खराब थी। एक DP पे 100-100, 150-150 कनेक्शन, कहाँ से DP चलने वाली? जिस DP पे 25-30 के ऊपर कनेक्शन नहीं रहना चाहिए उस पर 100-100 अगर तुम कनेक्शन दोगे तो वो DP उड़ने वाली है। तो फिर बेचारा वो जाता था, DP अपने हाथ से फ्यूज डालता था, उसको पानी, अगर खेत को पानी नहीं देंगे तो फसल कहाँ होंगी? इस प्रकार की सुविधा न होने की वजह से बहुत सारी आत्महत्या का प्रमाण इस क्षेत्र में, नागपुर में बढ़ चुका है, या महाराष्ट्र में, विदर्भ में बहुत सारी आत्महत्या हो रही। इसका बड़ा दुख की बात है। यह किसानों के लिए जितना करेंगे उतना कम है, लेकिन हमारे हिसाब से तो मैं भी एक किसान हूँ, अपने घर में मैं खुद की किसानी करता हूँ, मेरे यहाँ भी 25-30 एकड़ खेती है। आज मैं भी किसानी करता हूँ और किसान की परिस्थिति के बारे में मुझे मालूम है। और जब मैं किसान का बेटा रहने के बाद मेरे पिताजी की क्या हालत थी यह मुझे मालूम है। लेकिन मैं किसानों से विनती करना चाहूँगा कि यह स्टेप आत्महत्या तक के नहीं लेना चाहिए, इसे अपने हिम्मत से और इससे बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, यही मैं विनती करूँगा। सर, एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल। सर, 2019 में सर महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। सर, इस चुनाव पे आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि जो सरकार अच्छा काम कर रही है किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, आदिवासी के लिए, उसके पीछे आपने रहना चाहिए। और मैं तो खास करके बोलूँगा, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने समाज को और सब वर्गों को न्याय दिया है। उस भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के, मोदी जी के पीछे रह के सबने समर्थन करना चाहिए, यही मैं आह्वान सबको करूंगा। और इस किसानों को भी यह करूंगा और किसानों का भला हो यही उम्मीद करूंगा। और किसान भी जिस
मोदी जी ने आज किसानों को चाहकर इरिगेशन और बिजली की उपलब्धता कराई, बीमा की योजना लाई, MSP रेट बढ़ाए, उनके पीछे यहाँ के सारे किसान और सारा वर्ग, युवा वर्ग और महिला वर्ग खड़ा रहे। यही मैं संदेश देना चाहूँगा कि अच्छे पक्ष और अच्छे आदमी के पीछे सारी जनता खड़ी रहे, यही मैं निवेदन करूँगा। धन्यवाद सर, आपने हमारे ऑनलाइन सोशल मीडिया पे अपने विचार विनिमय किए। हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं।